पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को 14 साल की और उनकी वाइफ को 7 साल की। लेकिन इन दोनों को यह सजा सुनाई क्यों गई है, अब इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के एक काफी फेमस रियल एस्टेट बिजनेसमैन है जिनका नाम है मलिक रियाज। तो मलिक रियाज ने ब्रिटेन में कुछ रियल एस्टेट और एसेट्स को खरीदा था, लेकिन जिस पैसे का यूज करके उन एसेट्स को खरीदा गया था वो पैसा इलीगल था, क्योंकि उस पैसे को मलिक रियाज ने पाकिस्तान में करप्शन करके और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के साथ कमाया था। और इसी वजह से ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज से 190 मिलियन पाउंड की रिकवरी की थी। अब रूल्स के हिसाब से वो सारा पैसा पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में आना चाहिए था, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट ने दोबारा से वो सारा पैसा मलिक रियाज को दे दिया और बदले में मलिक रियाज ने इमरान खान और उनकी वाइफ को काफ़ी सारी ज़मीन और पैसा दे दिया। और अब उसी केस में ये दोनों गिल्टी पाए गए हैं और इनको जेल की सज़ा सुनाई गई है। 15 महीने से चल रही इजराइल गाजा वॉर अब खत्म होने वाली है। रिसेंटली इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, जिसको मल्टीपल फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहले फेज में जो दोनों तरफ के होस्टेजेस हैं उनको एक्सचेंज किया जाएगा, जिनमें मोस्टली बच्चे और औरतें शामिल होंगी। दूसरे फेज में एक टेम्परेरी ट्रूस लगाया जाएगा, यानी कि वॉर को रोक दिया जाएगा और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजा जाएगा। और तीसरे फेज में इजराइल और हमास के बीच में लॉन्ग टर्म डायलॉग शुरू होंगे और इस पूरी प्रोसेस में इजिप्ट, कतर और यूनाइटेड नेशंस एक्टिवली शामिल रहेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें कुछ जो प्रॉमिस किए गए हैं वो काफ़ी सही हैं, लेकिन कुछ प्रॉमिस ऐसे भी हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो दिल्ली की हर एक प्रेग्नेंट औरत को 21,000 रुपये देंगे। दिल्ली में औरतों की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी बनाया जाएगा, जो कि बनाना भी चाहिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि यूथ को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार किया जा सके। दिल्ली में फ्लाईओवर्स, मेट्रो लाइंस और सड़कों को बनाया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा सही चीज़ है वो ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो चलिए अब बीजेपी के उन प्रोमिसेस के बारे में जानते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगे। तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि ये दिल्ली की हर एक औरत को हर महीने 2500 रुपये देंगे और हर होली और दिवाली पर फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। अब ऐसे इलेक्शंस के टाइम पर फ्री में चीज़ें बांटना ये मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रिसेंटली रशिया और ईरान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पैक्ट साइन किया गया है, जो कि इन दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा भर भर कर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उस स्ट्रैटेजिक पैक्ट के बारे में। तो उस पैक्ट के अकॉर्डिंग रशिया और ईरान के बीच में एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज होने की उम्मीद है, जिससे इन दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज एनहांस होंगी। रशिया ईरान के गैस एंड ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा। बाकी इसके अलावा रशिया और ईरान ने बार्टर ट्रेड एंड नॉन डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शंस करने के रिगार्डिंग भी बात की है। 30 दिसंबर 2024 को इंडिया ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिनको पहले स्पेस में जाकर जोड़ना था और फिर अलग करना था। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और आज इंडिया रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास ये स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है और इस टेक्नोलॉजी का यूज एडवांस्ड स्पेस मिशंस में किया जाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी फर्म है जो कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड फ्रॉड्स को एक्सपोज करने के लिए जानी जाती है। रिसेंटली इस फर्म ने अदानी ग्रुप के अगेंस्ट भी एक कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट को पब्लिश किया था, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। बाकी इसके अलावा ये फर्म अमेरिका की निकोला कंपनी के अगेंस्ट भी फ्रॉड के एलिगेशंस लगा चुकी है। लेकिन रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो हिंडनबर्ग के ओनर हैं वो इस फर्म को बंद करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको डर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हो सकता है कि वो हिंडनबर्ग के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि हिंडनबर्ग जैसी फर्म्स मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं और शॉर्ट सेलिंग के जरिए खुद पैसा कमाती हैं। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक बिजनेसमैन है
और इनकी गवर्नमेंट भी प्रो बिजनेस पॉलिसीज के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में इस बात के चांसेस काफी ज्यादा थे कि पावर में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस फर्म के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते। 15 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के डॉकयार्ड में 2 वॉरशिप्स और एक सबमरीन का इनॉग्रेशन किया, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर डिजाइन और कंस्ट्रक्ट की गई हैं, और इनका नाम है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वक्सीर। तो चलिए अब इनके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। INS सूरत को एडवांस्ड स्टेल्थ डिजाइन के साथ बनाया गया है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स अवेलेबल हैं। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ लैस है, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। बाकी इसमें टॉवर्ड एरे सोनार, रॉकेट लॉन्चर्स और MF स्टार रडार सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि एयर और सरफेस थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं INS नीलगिरी के बारे में। इसमें बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल अवेलेबल हैं और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट और टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी हैं। सेंसर्स की बात करें तो इसमें AESA रडार और एडवांस्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी है और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी है, जो कि ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग एंड शिप ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। सो फाइनली अब बात करते हैं INS वक्सीर के बारे में, जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। इसमें सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि लो नॉइस लेवल और एंटी रेडार कोटिंग। अगर वेपन्स की बात करें तो इसमें हैवी वेट टॉर्पीडोस, एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल्स और माइंस को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटीज हैं। अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट और एंगेज करने के लिए इसमें एडवांस्ड सोनार और इंटीग्रेटेड वेपन कंट्रोल सिस्टम का यूज किया गया है। बाकी इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को लगाया गया है और इसका यूज एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए किया जाएगा। 15 जनवरी 2025 को साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट यून सुक यूल को उनके रेजिडेंस से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन क्यों किया गया, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। 2024 में मीडिया और ऑपोजिशन पार्टीज ने इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए कि इन्होंने साउथ कोरिया के बड़े कॉरपोरेशन से रिश्वत ली थी और बदले में उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और उनके फेवर की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया था, और साथ ही में इन पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और गवर्नमेंट सिस्टम को अपने फेवर में यूज करने का इल्जाम भी लगाया गया था। अक्टूबर 2024 में यून की फाइनेंशियल डीलिंग्स की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। 3 दिसंबर 2024 को साउथ कोरिया में ये कहकर मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया कि नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स एंटी स्टेट एक्टिविटीज में शामिल हैं। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि मार्शल लॉ को इम्प्लीमेंट करना इनका एक डेस्परेट मूव था, जो कि इनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको रोकने के लिए किया गया है। लेकिन जनवरी 2025 में फाइनली इनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस सामने आए, जिनमें इनकी बैंक ट्रांजैक्शंस वगैरह की डिटेल्स थी, और 15 जनवरी को इनको इनके रेजिडेंस से अरेस्ट कर लिया गया। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ ज़रूरी खबरें, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।